पीछे नहीं धकेल पाए। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला राहुल गांधी के पास आ गया है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और इस हफ्ते हमने आपको टीआरपी में मिलावट के बारे में बताया था, लेकिन आज हम आपको खाने में मिलावट के बारे में बताएंगे। भारत की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रमुख राज्यों में बिकने वाली सब्जियों में से औसतन 10% सब्जियां जहरीली हैं, यानी ये आपके खाने लायक नहीं है। ये एक ऐसी खबर है जो भारत के लगभग हर व्यक्ति को और हर परिवार को प्रभावित करती है। लेकिन भारत का कोई भी न्यूज चैनल आपको शायद इसके बारे में बताएगा नहीं, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी होने के बावजूद इस खबर में कोई टीआरपी नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि टीआरपी मिले या ना मिले, हमें इस खबर से जुड़ी हर जानकारी आपके परिवार तक आज पहुंचानी ही चाहिए। इसलिए आज हम न सिर्फ आपको सब्जियों में छिपे इस जहरीले खतरे के बारे में बताएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। और इस हफ्ते केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में दलित राजनीति का एक बड़ा चेहरा थे। वो केंद्रीय मंत्री के तौर पर देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके थे। मेरी खुद की उनके साथ कई पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं और उनका इस तरह से चले जाना देश की राजनीति के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि 51 साल तक वो कैसे भारतीय राजनीति में सत्ता के लिए जरूरी बने रहे, और साथ ही आपको उनके कुछ पुराने इंटरव्यू दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। राजस्थान के करौली में पुजारी बाबूलाल वैष्णव का परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया। पहले परिवार के लोग उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग पर कायम थे, लेकिन जब गहलोत सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा, बेटे को नौकरी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए का ऐलान किया, तो परिवार वालों ने धरना खत्म कर दिया। पुजारी बाबूलाल वैष्णव को मंदिर की जमीन के विवाद को लेकर 8 अक्टूबर को जिंदा जला दिया गया था। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि घटना राजस्थान की है, कांग्रेस शासित राज्य की है, इसीलिए ना तो कांग्रेस नेता और न ही किसी दूसरे दल के नेताओं में आक्रोश दिख रहा है। पॉलिटिकल पर्यटन है बीजेपी शासित प्रदेशों के अंदर। हमारा सवाल है कि आप राजस्थान में पर्यटन के लिए कब आ रहे हैं? राजस्थान आइए और अपनी जो सरकार है उसको संभालने की कोशिश करिए। जहां पर वोट बैंक की राजनीति हो या जातिकरण करना हो, वहां पर आप पहुंच जाते हैं। ये साफ दिखाई देता है जनता को। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया है। यहाँ पर राजस्थान में टुकड़ों में बटी हुई जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके 6-6, 7-7 मुख्यमंत्री बनने के लिए आतुर हो रहे हैं, और एक तरीके से प्रतिपक्ष का सही दायित्व उनका जो होता है वो ही नहीं निभा पा रहे हैं। पुजारी बाबूलाल वैष्णव की हत्या के मामले में पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 5 आरोपी फरार हैं। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में मुस्लिम लड़की से दोस्ती करने पर राहुल राजपूत की पीट कर हत्या कर दी गई। 7 अक्टूबर को लड़की के भाई और उसके साथियों ने बहाना बनाकर राहुल को बुलाया और सरेआम पीट कर मार डाला। लड़की ने टारगेट कराया, लड़की ने पिटवाया मेरा बच्चा। जो लड़की उसके साथ थी ना, वही बुला कर ले गई उसको। उसके भाई ने मारा मेरे बच्चे को। पुलिस ने राहुल की हत्या के आरोप में लड़की के भाई मोहम्मद राज हसन और मनवार हसन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 आरोपी लड़की के मामा के बेटे हैं। हत्या का मामला लगा है, मतलब क्या अभी तक की क्या कोई कॉन्स्पिरेसी आपको पता लगी है? क्या है सर? नो कॉन्स्पिरेसी का फेर था उसमें, तो उसी वजह से। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि इस वक्त तुरंत 10 लाख रुपए की, क्योंकि परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का दावा है कि राहुल राजपूत की हत्या के पीछे एक षड्यंत्र है। ये एक प्रकार से वैसा ही हत्याकांड है जैसा ध्रुव त्यागी जी का हुआ था दिल्ली में, अंकित सक्सेना जी का हुआ था, वो भी दिल्ली में ही हुआ था। आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। मीटिंग में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। साथ ही अन्य राज्यों में उपचुनाव को लेकर भी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया। केरल के त्रिशूर में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। लोगों के एक समूह पर 28 साल के नितिन की हत्या का आरोप है। घटना के बाद आरोपी एक कार में फरार हो गए। बीजेपी कार्यकर्ता नितिन एक मर्डर केस में आरोपी भी था। बीजेपी ने हत्या के पीछे साजिश का आरोप बताया है।
लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पटना में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। दीघा घाट पर पासवान को उनके बेटे चिराग ने मुखाग्नि दी। चिराग पासवान पिता की चिता को मुखाग्नि देने के बाद बेहोश हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पासवान को श्रद्धांजलि दी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्री और पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद को इस मौके पर प्रतिनिधि बनाकर भेजा। आज उनके जाने की बहुत पीड़ा है। बिहार को अपूरणीय क्षति हुई है, देश को हुई है, और उन्होंने उपेक्षितों की एक बहुत बड़ी आवाज बने। और मैं रामविलास जी की जो सबसे बड़ी बात जानता हूं, सर्वस्पर्शी उनका व्यक्तित्व था। इस मौके पर परिवार के साथ साथ कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था। वो युद्ध लगभग 1 महीने तक चला था। उस युद्ध में चीन की सेना ने भारत की बड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया था। उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। वो भारत के सबसे मजबूत प्रधानमंत्रियों में से एक माने जाते थे, लेकिन तब भी वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के परनाती राहुल गांधी का अब ये कहना है कि वो सत्ता में अगर होते, यानी अगर उनकी सरकार होती, तो सिर्फ 15 मिनट में चीन की सेना को वहां से खदेड़ देते। सिर्फ भगा नहीं देते, बल्कि चीन की सेना को उठाकर 100 किलोमीटर पीछे फेंक सकते हैं वो, अगर उनकी सरकार होती। राहुल गांधी ने यह बात हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों की एक रैली में कही है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कायर शब्द का प्रयोग किया और कहा कि प्रधानमंत्री कायर भी हैं और देशभक्त तो बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी ऐसी बयानबाजी पहले भी कर चुके हैं, करते रहे हैं। सबसे खतरनाक बात जो है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें भावी प्रधानमंत्री मानती है और उन्हें ही अपना प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करती है। यानी कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर हम जीते तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। इसलिए उनका ये बयान बहुत खतरनाक है और इसीलिए इस बयान का विश्लेषण आज हम कर रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर किस तरह से एक तो राजनीति की कोशिश हो रही है और किस तरह से उनमें मैच्योरिटी की बहुत कमी है। सबसे पहले आप राहुल गांधी की 15 मिनट वाली जुबानी मिसाइल को सुनिए। देखिए 15 मिनट वाला उनके पास कौन सा फॉर्मूला है जिससे वो चीन की सेना को पीछे फेंक देंगे। उस फॉर्मूले को देखिए पहले आप। और जब हमारी सरकार थी, मैं आपको गारंटी करके बोल रहा हूं, चाइना में इतना दम नहीं था कि वो हमारे देश के अंदर एक कदम डाल दे। आज देखिए, बात समझिए। दुनिया में एक ही देश है, आज पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसके अंदर कोई और देश की सेना आई, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले गई और कायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली। एक ही देश है भैया, पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसकी जमीन हड़पी गई है, हिंदुस्तान। और ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को देशभक्त कहता है और पूरा देश जानता है कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर। कैसा देशभक्त है ये? मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते। उठा के हमारी सेना, हमारी वायु सेना उठा के चाइना को 100 किलोमीटर पीछे कर देती। मगर इस प्रधानमंत्री में मैं बता रहा हूं आपको, बात समझो, ये प्रधानमंत्री देश की शक्ति को नहीं समझता। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो 15 मिनट में चीन की सेना को पीछे फेंक देते।
हम राहुल गांधी को अब उस दौर की याद दिलाना चाहते हैं जब उनकी पार्टी सत्ता में हुआ करती थी और तब के रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने संसद में यह माना था कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी की सरकारों की यह नीति रही है कि सीमा से लगे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्यादा विकास न किया जाए। और तब रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने यह भी माना था कि यह नीति सही साबित नहीं हुई और चीन ने इसका फायदा उठाकर भारत में घुसपैठ कर ली। राहुल गांधी को 6 सितंबर वर्ष 2013 को संसद में दिया गया ये बयान आज जरूर याद कर लेना चाहिए। In between lot of things happened. I have no hesitation to admit the reality. To admit the truth, I have no hesitation. Compared to India, in the area of building infrastructure, China is much advanced. Their infrastructure development is superior to India. We are only catching up. That is also history. Why? Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So as a result, now they have gone ahead of us. Compared to us infrastructure-wise, capability-wise, in the border areas, they are ahead. Admit that. It's a part of history. ये A.K. एंटनी थे जो रक्षा मंत्री थे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब यूपीए सरकार थी जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। और A.K. एंटनी को रक्षा मंत्री राहुल गांधी और उनकी जो माताजी हैं सोनिया गांधी, उन्होंने ही इन्हें रक्षा मंत्री बनाया था। और रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने ये बात भी बिल्कुल सही कही। राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि वो चीन को 15 मिनट में उठाकर फेंक सकते हैं, लेकिन चीन ने जब भी भारत की जमीन पर कब्जा किया है तब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की ही सरकारें रही थी। इस बात को हम आज एक नक्शे के जरिए आपको समझाते हैं। और बड़ा सवाल आज राहुल गांधी से ये है कि जब भी चीन ने इतनी जमीन हमारी कब्जे में ली है, कुल मिलाकर 40,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की जमीन चीन अब तक ले चुका है और हर बार कांग्रेस की ही सरकार उस समय थी, तो उन्होंने 15 मिनट में चीन की सेना को वापस पीछे फेंका क्यों नहीं? आज ये 15 मिनट का फॉर्मूला आज ही कैसे राहुल गांधी को समझ में आया है? सबसे पहले वर्ष 1962 में चीन की सेना ने भारत का पूरा अक्साई चीन इलाका अपने कब्जे में ले लिया था और ये इलाका लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये दक्षिण कोरिया और UAE जैसे देशों के बराबर है। यानी एक पूरा की पूरा देश हमने 1962 में ही चीन को दे दिया था। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू 15 मिनट क्या, 15 घंटे क्या, 15 दिन क्या, 15 हफ्ते, 15 महीने और 15 साल तक भी चीन को 1 इंच पीछे भेज नहीं पाए और इसमें से 1 इंच जमीन भी वापस नहीं ले पाए। 15 मिनट तो छोड़ दीजिए, 15 साल में भी नहीं ले पाए। इसके ठीक 1 वर्ष बाद यानी 1963 में पाकिस्तान ने POK की लगभग 5,180 वर्ग मीटर जमीन चीन को तोहफे में दे दी। ये दोनों वो समय थे जब राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1962 और 1963 में उन्होंने कितनी कितनी जमीन चीन को दे दी, ये आपकी स्क्रीन पर इस नक्शे पर आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू तब ये 15 मिनट वाला फॉर्मूला लागू नहीं कर पाए। 1962 से पहले ही चीन अरुणाचल प्रदेश की लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दावा करता रहा है। हालांकि यहां पर भारत की सेना मुस्तैद है ताकि चीन यहां कोई दुस्साहस ना दिखा सके। चीन समय समय पर लद्दाख में छोटी मोटी घुसपैठ करता रहा है, हालांकि उसने कोई बड़ी जमीन पर कब्जा नहीं किया। वर्ष 2010 से 2013 के बीच चीन की सेना ने एक बार फिर से घुसपैठ तेज की। 2013 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ने इस बारे में एक रिपोर्ट
पेश की थी, जिसमें दावा किया गया कि चीन की सेना पूर्वी लद्दाख के 640 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुकी है। इस रिपोर्ट पर तब बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन तब यूपीए सरकार ने इसे खारिज कर दिया था, या ये कह लीजिए कि छुपा लिया था। ये वो समय था जब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को सुपर प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। खुद राहुल गांधी भी वर्ष 2004 से सक्रिय राजनीति में है। 2004 में आ गए थे। वर्ष 2013 में वो सांसद थे। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था उस समय, और 2013 में राहुल गांधी के पास ये पूरा मौका था कि वो चीन को उठाकर 100 किलोमीटर पीछे फेंक देते, लेकिन तब राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। असल में अगर आप कहें तो 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल पूरे राहुल गांधी के पास थे, जब वो इन 10 साल में चीन की सेना को पीछे फेंक सकते थे, लेकिन तब उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब कह रहे हैं कि 15 मिनट में कर देंगे। राहुल गांधी आज जब विपक्ष में है तो बहादुरी की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसका मतलब शायद खुद नहीं जानते। उन्हें अगर इतिहास के बारे में जानकारी होती तो शायद ऐसी बातें बोलने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर करते। राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू लगभग 16 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 1962 के युद्ध के बाद भी जवाहरलाल नेहरू लगभग 2 वर्ष तक अपने पद पर रहे। वर्ष 1964 में उनका निधन हुआ था। नेहरू हमेशा चीन से अच्छे रिश्तों के समर्थक थे। उन्होंने चीन पर विश्वास किया, लेकिन बदले में उन्हें धोखा मिला, लेकिन उन्होंने इस धोखे से भी शायद कोई सबक नहीं सीखा। भारत चीन युद्ध समाप्त होने के बाद संसद में इस मुद्दे पर तब बहस हुई थी। उस बहस में तब के कांग्रेस सांसद महावीर त्यागी ने जवाहरलाल नेहरू से एक सवाल पूछा था, बड़ा दिलचस्प सवाल। उन्होंने पूछा कि वो अक्साई चीन वापस पाने के लिए क्या कर रहे हैं। यानी जो सवाल आज राहुल गांधी इस सरकार से पूछ रहे हैं, यही सवाल नेहरू से पूछा गया था, और इस पर नेहरू का जवाब था कि अक्साई चीन में तो घास का एक तिनका भी उगता नहीं, उस इलाके का हम क्या करेंगे। इस पर महावीर त्यागी ने अपने सिर से टोपी उतारी और कहा कि यहां पर भी कुछ नहीं उगता, तो क्या मैं अपना सिर कटवाकर किसी और को दे दूं। इस बात पर संसद में जोर का ठहाका लगा था, लेकिन कांग्रेस सांसद महावीर त्यागी के उस सवाल का जवाब आज 58 वर्ष के बाद भी देश ढूंढ नहीं पाया है। और यही कारण है कि आज जब राहुल गांधी चीन को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो उनकी बातें लोगों को चुभती हैं। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी भी लगभग 16 साल तक प्रधानमंत्री रहीं। उनका पहला कार्यकाल 11 वर्ष का था, दूसरा कार्यकाल लगभग 5 साल का था। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते 1975 में भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव पैदा हुआ था, लेकिन तब भी इंदिरा गांधी ने चीन को पीछे खदेड़ने का प्रयास नहीं किया। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी भी 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान राजीव गांधी ने एक बार भी चीन से अक्साई चीन को वापस लेने की कोशिश नहीं की। यानी जो इलाका नेहरू ने गंवा दिया, ना तो उसे इंदिरा गांधी वापस ले पाई, ना ही राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी उसे वापस ले पाए, और ना ही फिर जब उनकी दोबारा सरकार आई, यूपीए की सरकार, वो वापस ले पाए। अब देखते हैं कि चीन को उठाकर फेंकने का राहुल गांधी के पास जब मौका था तब वो क्या कर रहे थे। अब आप वर्ष 2008 में 7 अगस्त की इस तस्वीर को देखिए। तब राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के महासचिव के तौर पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तस्वीर में राहुल गांधी के पीछे उनकी मां सोनिया गांधी भी खड़ी हुई हैं। उनके साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी खड़े हुए हैं, जो उन दिनों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच किस बात का समझौता हुआ था ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि उस समय भी राहुल गांधी ने चीन को उठाकर 100 किलोमीटर पीछे फेंकने की कोई बात तब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं की थी। अगर वो चाहते तो इस दिन, जबकि आप तस्वीर देख रहे हैं 2008 में, तब चीन से ये कह सकते थे कि जो जमीन आपने मेरे परनाना के समय पर हड़प ली थी, जो जमीन मेरी दादी के समय पर हड़प ली थी, जो जमीन उसके बाद मेरे पिता के रहते मेरे पिता ले नहीं पाए, उस जमीन को वापस कीजिए। चीन के प्रति कांग्रेस की सरकारों के ऐसे ही नरम रवैये का परिणाम यह हुआ कि चीन की सेना लगातार आगे बढ़ती रही, घुसपैठ करती रही, और कभी भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। पहली बार वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत यह बताया था कि भारत के कुल 43,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन का अवैध कब्जा है। आप फिर से सुन लीजिए, भारत की
43,180 वर्ग किलोमीटर जमीन पर। यह हो गया लगभग 44,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर चीन का अवैध कब्जा है आजादी से लेकर अब तक। यह पूरे एक देश के बराबर है। अक्साई चिन पर चीन के कब्जे के कारण भारत और चीन के बीच की सीमा आज लगभग 2000 किलोमीटर ही रह गई है, जबकि जो असली नक्शा हम देखते हैं उसके मुताबिक ये सीमा 4056 किलोमीटर लंबी होनी चाहिए थी। राहुल गांधी को ये बात और अच्छे तरीके से समझनी चाहिए, क्योंकि 1962 में जब भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था तब उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और उस समय युद्ध विराम की घोषणा होने में 1 महीने का समय लग गया था। 15 मिनट तो बहुत दूर की बात है। भारत की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बड़े बड़े और प्रमुख राज्यों में बिकने वाली सब्जियों में 2% से लेकर 25% तक सब्जियां जहरीली हैं, यानी ये आपके खाने लायक नहीं है। ये एक ऐसी खबर है जो भारत के लगभग हर व्यक्ति को और हर परिवार को प्रभावित करती है, लेकिन भारत का कोई भी न्यूज चैनल शायद आपको इसके बारे में बताएगा नहीं, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी होने के बावजूद इस खबर में कोई टीआरपी नहीं है। ये न्यूज चैनल की हेडलाइन नहीं बनेगी। लेकिन हमें लगता है कि टीआरपी मिले या ना मिले, हमें इस खबर से जुड़ी हर जानकारी आज आपके परिवार तक जरूर पहुंचानी चाहिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की देशव्यापी इस जांच में यह पता चला कि बाजार में बिकने वाली 9.5% सब्जियां खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इन सब्जियों में लेड और कैडमियम जैसे हानिकारक हैवी मेटल्स की मात्रा तय सीमा से 2 से 3 गुना ज्यादा पाई गई है। इन सारे राज्यों में सबसे बुरी स्थिति है मध्य प्रदेश की, यानी हमारे जो दर्शक मध्य प्रदेश में हैं इस समय, मध्य प्रदेश के जो लोग इस समय हमें देख रहे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा घबराने की जरूरत है। यहां उगाई और बेची जाने वाली 25% सब्जियां इस जांच में फेल हो गई। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, जहां 13% सब्जियों में हानिकारक तत्व पाए गए, और इसके बाद बिहार, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, पंजाब और दिल्ली का नंबर आता है। यानी अगर आप इन सारे राज्यों में रहते हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत है। इन राज्यों में उगाई जाने वाली और बेची जाने वाली कितने प्रतिशत सब्जियां इस जांच में फेल हो गईं, उसका आंकड़ा इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देख लीजिए, जिस जिस राज्य में आप रहते हैं उसके हिसाब से यह आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। मध्य प्रदेश का आंकड़ा है आपके सामने दिल्ली का आंकड़ा है, छत्तीसगढ़ का है, बिहार का है, चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ में भी 8.2% सब्जियां खाने के लायक नहीं है। इस अध्ययन के दौरान पूरे देश को 5 जोन्स में बांटा गया। इनमें से सिर्फ साउथ जोन यानी दक्षिण जोन से लिए गए सभी नमूने जांच में पास हुए हैं। इसका मतलब है कि जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत, वहां की सब्जियां बिल्कुल ठीक थी, वहां की सब्जियां खाने लायक पाई गई हैं, वो वहां के सभी नमूने जांच में पास हो गए। जबकि मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी जोन में 5 से लेकर 15% तक सब्जियां जहरीली पाई गई। इस स्टडी के दौरान देश भर से पत्ते वाली, फल वाली और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों के 3,300 से ज्यादा सैंपल्स लिए गए थे। इनमें से 306 यानी लगभग 9% सैंपल्स किसी न किसी पैमाने पर फेल हो गए। जो 306 सैंपल्स फेल हुए हैं, उनमें से 260 में लेड की मात्रा तय सीमा से बहुत ज्यादा पाई गई। पत्ते वाली सब्जियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब्जियों में भी लेड की मात्रा 100 माइक्रोग्राम प्रति किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में बिकने वाले टमाटर में 600 माइक्रोग्राम और भिंडी में 1000 माइक्रोग्राम तक लेड पाया गया। लेड के अलावा देश भर में खाई जाने वाली इन सब्जियों में कैडमियम, आर्सेनिक और मर्करी जैसे तत्व भी पाए गए हैं, जो आपके शरीर के लिए खतरनाक हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत तो हमेशा से एक कृषि प्रधान देश रहा है, यहाँ हजारों वर्षों से प्राकृतिक माहौल में सब्जियां उगाई जाती हैं, तो फिर आखिर सब्जियों में ये जहर आया कहां से? और आपके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी, आज तक सारे डॉक्टर आपको यही बताते हैं, किताबों में आपने यही पढ़ा है, बड़े बुजुर्ग आपको यही बताकर गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाओ, ज्यादा से ज्यादा हेल्दी फूड खाओ, और सबसे स्वस्थ खाना हमारे भोजन जो माना जाता है हमारे यहाँ, वो होता है हरी सब्जियों का। लेकिन ये हरी सब्जियां ही अब आपकी जान ले लेंगी।
इसका जवाब यह है कि सब्जियों में ये जहरीले तत्व कीटनाशकों के इस्तेमाल से आते हैं। यानी जहां ज्यादा कीटनाशक, खतरनाक कीटनाशक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वहां की सब्जियां ठीक नहीं है। मिट्टी में आई खराबी और गंदे पानी से खेती करने पर भी इस तरह का जहर सब्जियों में आ जाता है। यानी जो खेती गंदे पानी से हो रही है, जहां सिंचाई गंदे पानी से की जा रही है, वहां की जो पैदावार है वो भी आपको बीमार कर सकती है। ये देश के किसी एक शहर या गांव की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे देश की कहानी है, चाहे आप कहीं भी रहते हैं, खेती कहीं भी करते हो। लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और मर्करी जैसे तत्व अगर ज्यादा मात्रा में शरीर में चले जाएं तो ये आपको मानसिक और शारीरिक रूप से भी बीमार कर सकते हैं और इनमें से कुछ तत्व तो जान भी ले सकते हैं। ज्यादा मात्रा में लेड अगर आपके शरीर में चला जाए तो इसका असर आपके मस्तिष्क पर पड़ता है और आपकी सोचने समझने की शक्ति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ये बच्चों के विकास पर भी बुरा असर डालता है और ये किडनी के लिए बहुत हानिकारक होता है। आर्सेनिक से आपको दिल की बहुत गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और कैडमियम आपकी हड्डियों को कमजोर करता है और आपकी किडनी को भी खराब कर सकता है। देश भर में उगाई और बेची जाने वाली सब्जियों की जांच का आदेश वर्ष 2017 में भोपाल के नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया था। इस नई रिपोर्ट पर देश के आम लोगों का क्या कहना है, ये भी आज हमने जानने की कोशिश की और देश के आम लोग जहरीली सब्जियों पर क्या कहते हैं, पहले आप ये सुन लीजिए। हमें तो देख के जो साफ सुथरी लग रही होती है, चाहे वो केमिकल से धुली हुई हो या अंदर हो, हमें तो कुछ पता चलता नहीं है। हमें तो जो लेनी है वो लेनी ही है सब्जी। डॉक्टर्स कहते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, पर इंटरनली क्या है हमें कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो भी आप उगा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इसके अंदर जो भी केमिकल्स वगैरह है वो सब चीजें मत डालें। इससे कहाँ से बच पाएंगे? अब इन्हें ना खाएंगे तो खाएंगे कहाँ? और इतनी तो पहचान कस्टमर कर नहीं पाएगा कि भाई इसमें किसमें मिलावट है, किसमें मिलावट नहीं है। ग्राहक के पास में कोई लैब तो होता नहीं है। एक्चुअली है कि इसको जो टेस्ट करे, इसमें जो है ना कोई लेड है या इस पर से कुछ जो है ना केमिकल मिक्स कर रखा है। ये जो है ना आकर के खरीदा, घर ले जाकर के सीधे बनाना शुरू कर दिया जो भी है। लेकिन इसमें जो है ना क्या है नहीं है, किसी को पता नहीं है। इसके बाद जो है ना क्या बीमारी होती है नहीं होती है। हम लोगों की मजबूरी है क्योंकि हम पे कुछ ऐसा चेक करने का कोई ऐसा साधन नहीं है जिसे हम चेक कर सकें। से गाजीपुर मंडी से लाते हैं और यहाँ पे बेचते हैं धूल डाल के, साफ करके अच्छे से। खेत में तो उगाते नहीं है, जो हमें पता होगा केमिकल हटेगा या नहीं हटेगा। हमें कुछ भी नहीं पता क्या है, क्योंकि ये बहुत दूर से आता है। बेंगलोर, कर्नाटक, बॉम्बे, महाराष्ट्र, ये सब्जियां आजकल वहां से आ रही हैं। आपकी थाली तक पहुंचने वाली सब्जियों में कैसे जहर भरा जा रहा है और ये कैसे आपके और आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती हैं, इस पर जी न्यूज आज नहीं बल्कि कई वर्षों से लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है। हमने आपको ये भी बताया था कि दिल्ली और आसपास जहां यमुना का जो जहरीला पानी है, वहां खेती में उस जहरीले पानी को जहां इस्तेमाल किया जाता है, वहां की सब्जियां भी जहरीली हैं। अब ये रिपोर्ट्स देखिए, क्योंकि ये रिपोर्ट्स आपके जीवन में आपके बहुत काम आएंगी। दो 2016 में हमने आपको बताया था कि कैसे गंदी और प्रदूषित नदियों के किनारे उगने वाली सब्जियां घर घर में कैंसर बांट रही हैं। तब हमारी रिपोर्टिंग के केंद्र में हिंडन नदी थी। हमें आपकी सेहत का हमेशा ख्याल रहता है और इसीलिए डीएनए में हम अक्सर आपको जागरूक करने वाले विश्लेषण दिखाते रहते हैं। ये पंप यहाँ लगा हुआ है, इसी पंप से आसपास के खेतों में सिंचाई होती है। जो फसल खड़ा होता है उनको सींचा जाता है, उन फसलों में पानी इसी जहरीली नदी का पहुंचता है। जब ये पता है तो डर नहीं लगता कि इससे सिंचाई करने के बाद हम या तो खुद खाएं या जो भी खाए उसकी हालत क्या होगी। गांव की जो हालत है वही हालत कुछ दिनों में हो जाएगी। तो लगता है, लेकिन क्या करें साहब, इसके अलावा हमारे पास और कोई जरिया भी तो नहीं। हम कहाँ से पैदा करें जब उस सब्जी को, सब्जी तो खानी है, इसी को खाते हैं। कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में बसे करीब 154 गांवों की आबादी कैंसर वाला धीमा जहर खाने पर मजबूर है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। ये सर कैंसर हुआ था, कैंसर का ऑपरेशन कराया। डॉक्टर ने बताया कि ये पानी प्रदूषण की वजह से सब कुछ हुआ।
इसके बाद 2018 में हमने आपको दिल्ली और आसपास के शहरों में यमुना नदी के किनारे हो रही इस जहरीली खेती के प्रति आगाह किया था और इन सब्जियों की एक मान्यता प्राप्त लैब में जांच कराकर यह साबित किया था कि कैसे आपकी सेहत के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। टेस्ट रिपोर्ट से यह साफ था कि जमीन पर उगाई जाने वाली सब्जियां नहीं बल्कि जहर थी, जो सीधे सीधे आपकी थाली में पहुंच रहा था। रूह कपा देने वाली इन रिपोर्ट्स को देखकर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन इन सब्जियों का सच यही है। हमें यह तो पता चल गया था कि इन सब्जियों में जो हैवी मेटल्स थे वो सैकड़ों गुना ज्यादा थे, लेकिन आपको ये बात समझानी जरूरी थी इन लेड, आर्सेनिक और कैडमियम जैसे तत्वों के नुकसान क्या हैं और ये आपके शरीर को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, दो चीजों पे बात होती है। फर्टिलाइजर की मात्रा ज्यादा हो गई या सरफेस पे इंसेक्टिसाइड है, मैं कहता हूं उसको भी निकालना आसान है। सब्जियों का अच्छी क्लीनिंग हो जाए, छिलका उतार दे तो इंसेक्टिसाइड सरफेस से निकल जाएगा। इनका क्या करेंगे, सब्जियों के एक एक सेल्स, एक एक कोशिकाओं के अंदर जहर भरा हुआ है, किसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। पुराने जमाने में राजा के तंत्र में, राजतंत्र जब था तो आर्सेनिक दे के स्लो डेथ की तरफ ले जाया जाता था किसी भी अपराधी को। ये आपके पास भी यही है, आर्सेनिक। आपने अपराध नहीं किया लेकिन आपको स्लो पॉइजन खाने पे मजबूर कर दिया गया क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं। 2018 की हमारी रिपोर्ट देखने के बाद दिल्ली सरकार ने यमुना के किनारे होने वाली खेती पर रोक लगा दी और इस संदर्भ में चेतावनी भी जारी की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौट आया। इसलिए 2019 में हमने फिर से इस देश का ध्यान इस मुद्दे की तरफ खींचा। जितने कैडमियम हो गए, लेड हो गया या बाकी, तो दे आर जो हमारे बॉडी के ऊपर बोन मैरो है जहां पे ब्लड बनता है, किडनी और इम्पोर्टेंट और ऑर्गन सिस्टम जो है उनके ऊपर ये अफेक्ट करता है और उनको परमानेंट डैमेज कर देता है। एंड ये जो है स्लो पॉइजन की तरह से काम करता है, जो कि आपको इमीडिएटली पता नहीं चलेगा, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा गुर्दा खराब हो गया या मेरा ब्लड नहीं बन रहा शरीर में या मेरे को खून की कमी हो गई। जब हम पूरे देश को इस खतरे के प्रति सावधान कर रहे थे, तभी इस बीच वर्ष 2017 में भोपाल के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देश भर से सब्जियों के सैंपल के जांच करने के आदेश FSSAI को दिए। टोटल 3,332 सैंपल कलेक्ट किए और इनफैक्ट कुछ सैंपल्स हमने फार्म गेट से भी लिए, खाली मंडी से नहीं लिए। कुछ सैंपल्स 118 सैंपल्स फार्म गेट से भी कलेक्ट किए गए, तो उसमें से पाया गया कि 306 सैंपल हमारे जो प्रदूषित थे, जिसमें मेटल कंटामिनेशन देखा गया। और उसमें सबसे ज्यादा जो हमारा देखा गया, जो हमने मेनली जो देखे जिसमें हमारे लिमिट्स फिक्स्ड है, लाइक परमिसेबल लिमिट्स जिसमें FSSAI ने दिए हुए हैं, लाइक लेड है, कैडमियम है, आर्सेनिक है और मरकरी। तो इन 4 का मेनली हमने देखा, लेकिन जबकि हमने टेस्ट 14 मेटल्स का भी टोटल में कर दिया था। FSSAI की ताजा रिपोर्ट और भी ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि इस सर्वे में देश भर में उगाई और बेची जाने वाली करीब 10% सब्जियां जहरीली पाई गई हैं और ये जहर आपको और हमें बीमार और बहुत बीमार बना रहा है। अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार, जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं, कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की।
ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पटना में आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। रामविलास पासवान के साथ मेरी पहली मुलाकात वर्ष 1995 में हुई थी। तब वो राष्ट्रीय राजनीति में उभरते हुए सितारे थे और मैं मीडिया के शुरुआती दौर में था, और मुझे हमेशा उनसे सम्मान और पूरा समर्थन मिला। और मेरे जैसे मीडिया के और बहुत सारे लोग होंगे जो आज निजी तौर पर बहुत दुखी होंगे, क्योंकि उनका जाना मेरे जैसे लोगों के लिए, मीडिया में बहुत सारे लोगों के लिए और उनके साथ राजनीति करने वाले लोगों के लिए भी, जो राजनीति में या तो उनके साथ काम किया है जिन लोगों ने, यानी और उनके जो विरोधी भी हैं, वो भी आज बहुत दुखी रहे होंगे, क्योंकि वो अपने विरोधियों में भी उतने ही लोकप्रिय थे जितने अपने दोस्तों में थे। हमने कभी ये सोचा नहीं था कि उनकी मृत्यु का समाचार कभी इस तरह से आज मुझे देना पड़ेगा। कहा जाता है प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन कैबिनेट में एक पद उनके लिए हमेशा रिजर्व रहता था। लेकिन रामविलास पासवान एक बहुत अच्छे दोस्त थे, एक बहुत अच्छे इंसान थे। और जब मैं आपको जो किस्सा बता रहा हूं 1995 का, ये वो दौर था जब रामविलास पासवान देश की राजनीति में धीरे धीरे एक सितारे की तरह उभर रहे थे, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग मीडिया में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहे थे। टीवी ने नया नया कदम रखा था। जी न्यूज उस वक्त एकमात्र न्यूज चैनल हुआ करता था, और उस वक्त मोबाइल फोन नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, और एक बार अगर आप बाहर निकल गए तो दफ्तर से संपर्क करना या किसी भी से भी संपर्क करना बहुत मुश्किल होता था। रामविलास पासवान 12 जनपथ ये उनका पता हुआ करता था, और कितनी बार ऐसा होता था जब मेरे जैसे बहुत सारे रिपोर्टर्स, या मैं खुद भी अगर अपनी बात करूं, हम लोग उनके घर जाते थे, और उनके घर पर क्योंकि उनका सरकारी आवास था, उसमें एक फोन भी लगा होता था, तो कितनी बार मैं उनके घर जाता था और उनसे ये रिक्वेस्ट करता था कि मुझे कुछ फोन करने हैं, क्योंकि आगे हमें जो रिपोर्टिंग के लिए जाना होता था या कुछ जानकारियां जुटानी होती थी, उसके लिए फोन चाहिए होता था। और जैसा मैंने कहा, तब मोबाइल फोन नहीं थे, तो मैं कई बार, अक्सर ऐसा होता था जब रामविलास पासवान के घर चला जाता था, और वो खाना भी खिलाते थे, बहुत आदर सत्कार करते थे। उनसे कोई जानकारी चाहिए होती थी, कोई और किसी खबर के बारे में कुछ डिस्कशन करना होता था, तो वो भी करते थे। और उसके बाद बड़े आराम से वो कहते थे कि अगर आपको कोई फोन करना है तो ये फोन आपके सामने रखा है, आप कर लीजिए। वहां से हम फोन करते थे, और उसके बाद कई बार ऐसा होता था जब हम घंटों उनके साथ बैठे रहते थे, दलित राजनीति पर चर्चा करते थे, देश की राजनीति पर चर्चा करते थे, और वो जो भी उनकी सोच थी उस समय की राजनीति के बारे में वो मीडिया के लोगों के साथ शेयर करते थे। कई बार मुझे भी मौका मिला जब मैं उनके साथ इस तरह की बातें करता था। जब वो पहली बार मंत्री बने थे तो बहुत सारे लोगों ने यह सोचा था कि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद बहुत सारे नेता बिल्कुल बदल जाते हैं, वो अब पहले की तरह सरल नहीं रहते, लोगों को पहचानना बंद कर देते हैं। लेकिन मुझे वो दिन भी याद है जब वो पहली बार कैबिनेट मंत्री बने थे, और उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं आपके भाई जैसा हूं,
आज मैं कैबिनेट मंत्री बन गया हूं। मैं बहुत खुश हूं, आपको भी बहुत खुश होना चाहिए और आपको आगे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा कि अब मैं इतना बड़ा नेता बन गया हूं, मैं इतना बड़ा कैबिनेट मंत्री बन गया हूं। आप कभी भी मेरे दफ्तर आ सकते हैं, घर आ सकते हैं, हमारे द्वार आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। और इसके बाद वो धीरे 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 एक राजनीतिक नेता के तौर पर और सफल होते चले गए, उनका कद और बढ़ता चला गया। और आप ये समझिए कि उस वक्त जो वो कैबिनेट मंत्री बने तो अपनी आखिरी सांस तक कैबिनेट मंत्री ही बने रहे। बहुत किस्मत वाले थे, लेकिन अपने आखिरी दिनों तक भी उन्होंने कभी किसी को यह एहसास नहीं होने दिया कि उनमें कोई जरा सा भी बदलाव आया है। अपने संघर्ष के दिनों में भी उतने ही सरल थे, उतने ही सीधे थे और अपने आखिरी दिनों में भी वो ऐसे ही थे। उनसे आखिरी मुलाकात मेरी हुई थी जब मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हो रहा था और राष्ट्रपति भवन में जब ओथ सेरेमनी थी, जब शपथ ली जा रही थी, उस दिन मुझे वहां मिले थे। बहुत कमजोर दिख रहे थे क्योंकि हाल के दिनों में उनकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं रहती थी, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी जो हिम्मत थी, उनका जो जज्बा था, राजनीति करने के उनके जो नए नए आइडियाज थे वो वैसे ही थे जैसे पहले हुआ करते थे। आज उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर मैं आपको एक पुराना इंटरव्यू दिखा रहा हूं जो उनके साथ और उनके पुत्र चिराग पासवान के साथ वर्ष 2015 में मैंने किया था। पासवान जी, आपके बारे में कहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी राजनीतिक जीवन में पतझड़ नहीं आता, हमेशा सत्ता की बहार आपके जीवन में हमेशा रहती है। इसीलिए आप 26 साल से ये मकान में भी हैं जो कि 10 जनपद के बगल में है। बिहार में बहुत सारे लोग आपको मौसमी चिड़िया कहकर भी पुकारते हैं। वो ये कहते हैं कि रामविलास पासवान को पहले से पता होता है कि हवा किस तरफ चल रही है। तो आप कैसे ये भांप पाते हैं? जैसे हमने कहा कि प्रधानमंत्री कोई भी रहे, सरकार किसी की भी रहे, लेकिन उसमें एक मंत्री पद आपके लिए रिजर्व रहता है। देखिए, हम लोग बचपन में थे तो वो नारा लगता था, जब ये हम नवासी की बात करते हैं, लोग नारा लगाते थे कि देश की मजबूरी है, पासवान जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसी बात नहीं है कि हम सत्ता में कभी गए हैं। जहां हम जहां गए हैं सत्ता आई है, कुछ न कुछ प्लस पॉइंट उसके हुए हैं, चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो, जिसमें हम एनडीए में गए थे अटल जी के समय में। उस समय पावर में तो नहीं थी एनडीए, हम गए थे पावर में, उसके बाद आई यूपीए में सोनिया गांधी जब आई हमारे यहाँ पैदल चल करके 10 नंबर से, उस समय पावर में नहीं थी। लेकिन ये तो कहते हैं आपको सत्ता की खुशबू पहले से आ जाती है कि आज सत्ता अब यहाँ से आएगी। नहीं, सत्ता की खुशबू नहीं आती है। सबसे बड़ी बात होता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कभी कभी जो लोग होते हैं, अब सपोज कर लीजिए कि मान लेते हैं कि इसी बार की बात है, हमको कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि हम यूपीए में थे, हमको छोड़ने में झिझक हो रही थी, लेकिन इन लोगों का बर्ताव ऐसा हुआ कि हम तो सहन कर लेते या कर लिए थे, लेकिन चिराग जो है सहन नहीं कर पाया। इसने कहा कि नहीं पापा, हम जो है कहते हैं कि ये करप्ट लोगों के साथ में नहीं जाएंगे, ये अहंकारी लोगों के साथ में नहीं जाएंगे। और देश का नब्ज क्या कहते हैं कि जो नौजवानों का नब्ज है वो क्या कहते हैं कि चिराग का गर्म खून था। हाँ, नहीं गर्म खून नहीं, मतलब चिराग में एक बात हम देखेंगे कि आप अक्सर जो है नौजवान में जो है सिर्फ जोश होता है, लेकिन हम चिराग के कह सकते हैं कि चिराग के पास में जोश भी है, होश भी है, एक परिपक्व नेता भी है। अब ये जो आपने मौसम वैज्ञानिक कहा, ये लालू जी का दिया हुआ है, तो हमको नहीं पता है कि लालू जी ने हमको सप्लीमेंट किया कि हमको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। क्योंकि यदि आप पॉलिटिक्स में हैं और आपको पता नहीं है कि पॉलिटिक्स किस करवट ले रही है, देश दुनिया में लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में जो है आप शुतुरमुर्ग के समान, एक शुतुरमुर्ग होता है हम लोग के यहाँ, वो मुंह को नीचे कर लेता है, पांव को ऊपर कर लेता है, कहता है कि हम धरती को, आकाश को रोक लेंगे। तो इसलिए और हम, जैसा कि मैंने कहा कि हमको तो साफ साफ दिखलाई पड़ रहा है एक मौसम वैज्ञानिक की तरफ से कि बिहार में जो है इस बार सत्ता का परिवर्तन होगा, एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से आएगी। चिराग, आपने फिल्मों में भी काम किया है और आप जो युवा पीढ़ी है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई मुझे ऐसी 4-5 बातें बताइए कि जो आप में और पासवान जी में अलग अलग हैं। मान लीजिए आपने एक फिल्म की होती जिसमें आप नायक होते और वो फिल्म राजनीति के ऊपर होती, उसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो आप शायद नहीं करते लेकिन यहाँ आप वो सब कर रहे हैं?
फिल्म में हम देखते हैं वहाँ परिवारवाद नहीं होता है, वहाँ जातिवाद नहीं होता है, राजनीति की मजबूरियां नहीं होती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं होती नहीं, मैं ये सारी चीजें मैं यहाँ पे भी कर ही रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं जातिवाद पर बिल्कुल भी मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि शायद आज की तारीख में मैं चंद उन नेताओं में से हूँ जो कि मन से खड़े होकर ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि मुझे जातिवाद पर विश्वास नहीं है। मेरी लड़ाई मैं किसी वर्ग विशेष की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मैं वहाँ पर अगर आज की तारीख में अगर मैं बिहार के युवाओं की अगर मैं बात करता हूँ, हर वर्ग के युवा की बात करता हूँ और हर उस वंचित वर्ग की बात करता हूँ जिसके पास इतने सालों के बाद भी आज भी मूलभूत जरूरतों का अभाव है। आज भी हमारे बिहार का ही लड़का दूसरे प्रदेश जाता है शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई बम्बई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए या कोई दिल्ली का लड़का बिहार जाता हो रोजगार के लिए। सिर्फ बिहारी युवाओं का पलायन होता है। हमारी में कपड़ों की तह, उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए।